हेलो एवरीवन, हम आईपीसी कर रहे थे और आईपीसी के सेक्शन हमने 94 तक कर लिया था और हम लिखते हैं 95। हम इम्पोर्टेंट सेक्शन करते हैं। अब आ जाते हैं हम 95 पे। तो 95 कहता है आईपीसी का कि तुच्छ उपहानि कार्य करने वाला कार्य, मतलब कोई तुच्छ उपहानि कर देते हैं। अगर कोई तुच्छ उपहानि होती है वो कार्य हो जाते हैं तो कहता है कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है, यह कारित की जानी आशयित है, यह कारित होने के संभाव्य ज्ञात है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला व्यक्ति कोई व्यक्ति उसकी शिकायत ना करे। मतलब ये है, अगर छोटी सी कोई उपहानि हो जाती है तो वो अपराध के अंतर्गत नहीं आती है। जैसे कि किसी की माचिस रखी, उससे आपने अपनी बीड़ी जला ली, या बस वगैरह में चढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत धक्के लग जाते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं तो ये तुच्छ अपमानी है। या किसी के बाग में से किसी ने फूल तोड़ लिया तो ये क्या तुच्छ अपहानी है। अगर तुच्छ उपहानि कर देते हैं तो वो अपराध के अंतर्गत नहीं आती है। ये कहता है हमारा 95। अब आ जाते हैं हम 96। तो 96 कह रहा है प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। तो ये कह रहा है अगर कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा में कोई कार्य किया जाता है सेल्फ डिफेंस के लिए तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो कह रहा है कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई हो। अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा के मतलब सेल्फ डिफेंस के पर्पज से अगर कोई कार्य किया जाता है तो अपराध के अंतर्गत नहीं आता है। अब आते हैं 97। 97 ये कह रहा है शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। अब ये बता रहा, ऊपर बता दिया 96 में कि सेल्फ डिफेंस के बारे में। अब 97 ये बता रहा है कि शरीर और संपत्ति दोनों का ही प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। तो ये बताता है 97 कि धारा 99 में अंतर्विष्ट निर्बंधों के अधीन रहते हुए यह व्यक्ति को अधिकार है कि वह पहला मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा कर सकता है। मतलब अपने शरीर के लिए कर सकता है और दूसरे के सेल्फ डिफेंस के लिए भी कर सकता है। अब दूसरा पॉइंट ये बता रहा है कि दूसरा कह रहा है किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाले अपराध हैं, या चोरी, लूट, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न करता है अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की, चाहे जंगम चाहे स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करें। तो क्या कह रहा है, या तो शरीर की प्रतिरक्षा हो, वो फर्स्ट में बता दिया। सेकंड बता रहा है कि संपत्ति की प्रतिरक्षा हो, चाहे अपनी की हो चाहे दूसरे की हो। अगर उसके सेल्फ डिफेंस में अगर आप कोई अपराध मतलब कोई कार्य कर देते हैं तो फिर वो अपराधों के अंतर्गत नहीं आएगा। ये कह रहा है सेक्शन 97। अब आ जाते हैं हम 98 पे। 98 कह रहा है ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृचित या आदि हो। अब ये कह रहा है कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है सेल्फ डिफेंस में अगर आप कोई अधिकार यूज करते हैं, पर जो व्यक्ति है वो कौन सा है, विकृचित, मतलब पागल व्यक्ति है, कोई विकृचित है। अगर उसके विरुद्ध अगर आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज करते हैं तो फिर बता रहा है उसके बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है जबकि कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता, अगर कोई कार्य है जो कि अपराध होता, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्त विकृति की मत्ता के कारण या उस व्यक्ति की किसी भ्रम के कारण अपराध नहीं है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता है। तो ये कह रहा है अगर कोई विकृचित व्यक्ति है, अगर वो कार्य कर देता है, कोई पागल है, अगर वो कोई कार्य कर देता है, अगर कोई कार्य कर देता है जो अपराध के अंतर्गत आना चाहिए, पर वो पागल है इस वजह से उसका अपराध के अंतर्गत तो नहीं आएगा। पर क्या कर सकते हैं आप अगर आपके विरुद्ध अगर आप उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का यूज करते हैं और कोई कार्य कर देते हैं तो फिर वो भी अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। ये कहता है हमारा 98। अब आते हम 99 में। तो हमारा 99 बता रहा है कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। अब ये कह रहा है, ऊपर बता दिया प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब कब है, ठीक है। अब ये बता रहा है 99 कि कब नहीं है। तो कह रहा है यदि कोई कार्य जिसमें मृत्यु या घोरपति की आशंका युक्त से कारित नहीं होती हो, ठीक है। अगर कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का तब यूज कर सकते हैं जब आपको लग रहा है कि मृत्यु हो सकती है या घोरपति की आशंका है, तो आप कर सकते हैं। तो कह रहा कारित नहीं होती, मृत्यु या घोरपति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भावनापूर्वक अपने पदावास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने के प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि के सर्वदा न्यायान्वित ना भी हो। तो ये कह रहा है कि
जो अब ये 99 ये बता रहा है कि कब नहीं है आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, तो ये कह रहा है जब नहीं है, जब कि आपकी मृत्यु या घोरोपति की आशंका युक्त रूप से नहीं है। मतलब आपको तब कर सकते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जब आपको लग रहा है कि मेरी मृत्यु हो सकती है, घोरोपति हो सकती है, तब कर सकते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। और ये कह रहा है अगर इतनी संभावना है कि आप कोई लोक सेवक की हेल्प ले सकते हैं, तो फिर आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, प्राइवेट कोई पुलिस वगैरह में कंप्लेंट करेंगे। ठीक है, अगर नहीं है, ठीक है, तो फिर आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यूज कर सकते हैं। तो ये कह रहा है 99 कि आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज कब नहीं कर सकते। तो ये कह रहा है अगर मृत्यु की या गुरुपति की आशंका नहीं है, युक्त आशंका अगर हो तो कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते। और ये कह रहा है अगर 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 आपको इतना टाइम हो कि इतनी संभावना बन रही हो कि आप लोक सेवक की हेल्प ले सकते हैं, तो फिर आप उसकी हेल्प लेंगे, फिर प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज राइट का यूज नहीं करेंगे। तो ये बता दिया फर्स्ट में। अब इसका आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोरोपति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती है, और कह रहा है अगर कोई घोरोपति की आशंका कारित नहीं, ऊपर बता रहा है अगर घोरोपति या युक्त मृत्यु या घोरोपति की आशंका युक्त है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। अब इसका और आगे का कह रहा है कि यदि कोई कार्य जिसमें मृत्यु या घोरोपति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती है, सद्भावना पूर्व अपने पदावास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह निर्देश विधि विरुद्ध सर्वदा न्यायोन्मुख ना भी हो। ठीक है, तो फिर आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज नहीं कर सकते, ये बता रहा है। आगे बता रहा है उन दशाओं में जिनमें सुरक्षा के लिए लोक प्रतिरक्षा की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। अगर आप वहाँ लग रहा है कि आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं, तो पुलिस की हेल्प ले सकते हैं, तो फिर आप पुलिस की हेल्प लेंगे, प्राइवेट प्रतिरक्षा के राइट का यूज नहीं करेंगे, वहाँ आपको अधिकार नहीं है। तो ये कह रहा है। अब आगे देखते हैं, अब 100 पे आते हैं। 100 कह रहा है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है। तो अब ये कह रहा है कि अगर हम शरीर की, अपने शरीर की या किसी की और की शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा कर रहे हैं, तब हम दूसरे, तो हम ये कह रहा तब उसका अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब हो सकता है। तो ये कह रहा हम अपने या किसी और की शरीर की अगर रक्षा कर रहे हैं, तो तब हम मृत्यु कब कर सकते हैं। तो ये बताता है 100। तो कह रहा शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार या विस्तार पूर्वक अंतिम धारा में वर्णित निर्बंधों के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या अन्य उपहानि कारित करने तक है, यदि वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है ऐत्मिक प्रवृत्ति भांतियों में से किसी भी भांति का हो। तो ये कह रहा है, कब बता रहा है कि आप कब अपने या किसी और के शरीर की रक्षा करने के लिए आप मृत्यु कर सकते हैं सामने वाले की। तो ये पॉइंट दे रखे हैं कब कर सकते हैं। तो इसमें पहला बता रहा है जब आपको लग रहा है, तो अगर ऐसा हमला जिसमें युक्त रूप से यह आशंका कारित हो रही कि अन्यथा हमले का परिणाम मृत्यु हुआ। अगर आपको लग रहा है कि अगर आपने प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं किया तो क्या कर देगा, ये मृत्यु कारित कर देगा, तो आप क्या कर सकते हैं, सामने वाले की मृत्यु कर सकते हैं। तो आप राइट आपको है प्राइवेट प्रतिरक्षा का। सेकंड कह रहा है ऐसा हमला जिसमें युक्त रूप से यह आशंका है कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोरोपति होगा। या तो आपको लग रहा है कि यहाँ घोरोपति हो जाएगी, ठीक है, चोट ज़्यादा आ जाएगी, तो आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज कर सकते हैं। आगे कह रहा है बलात्कार से बचने के लिए कर सकते हैं। अगर कोई बलात्कार है, बलात्कार करने का आशय से कोई आप पे हमला करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। चौथा कह रहा है प्राकृतिक विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से कोई हमला करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी प्राइवेट डिफेंस में आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। पांचवा कह रहा है व्यापार या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला हो, तब भी आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। छठा कह रहा है इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए, या तो सदोष परिरोध किया जाए जिससे उस व्यक्ति जिससे उसे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त नहीं कर सकता। अगर लग रहा है कोई ऐसा व्यक्ति है जो सदोष परिरोध कर दिया जाएगा या कर देगा, और उसके लिए हम लोक प्राधिकारी की हेल्प नहीं ले सकते, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने को छुड़ाने के लिए आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज कर सकते हैं। अब सातवां बता रहा है, सातवां कह रहा है
अम्ल फेंकने या देने के कृत्य, अगर कोई अम्ल फेंकने या एसिड डालने या देने या कृत्य अम्ल फेंकने का, देने या प्रयास करना जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो रही हो कि इसका परिणाम क्या होगा, घोरोपति होगा, तो आप सेल्फ डिफेंस का यूज कर सकते हैं और उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। अब ये कह रहा है 101 ऊपर बता दिया कि कब आप प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले की मृत्यु कर सकते हैं। अब 101 बता रहा है कि कब प्राइवेट डिफेंस में आप मृत्यु छोड़कर घोरोपति कर सकते हैं। मृत्यु नहीं कर सकते पर घोरोपति कर सकते हैं, ठीक है। मार सकते हैं पर मतलब मृत्यु नहीं कर सकते, चोट दे सकते हैं, चोट तो दे सकते हैं पर मृत्यु नहीं कर सकते, ये बताता है 101। तो कह रहा कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से बिन कोई उपहानि कारित करने तक का होता है, मतलब मृत्यु नहीं कर सकते आप प्राइवेट डिफेंस में, पर आप अपने को बचाने के लिए उसको चोट वोट दे सकते हैं। तो ये बता रहा है कब। यदि अपराध पूर्वगामी अंतिम धारा में से प्रगत भांतियों में से किसी भांति का नहीं है तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छा कारित करने तक का तो नहीं है, किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 99 वर्णित निर्बंधों के अध्ययनाधीन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई उपहानि स्वेच्छा कारित करने तक होता है। तो क्या कह रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, उसकी मृत्यु नहीं कर सकते पर उसे घोरोपति करके या उसे चोट वोट दे के या कैसे भी आप अपने आप को प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं, पर बस मृत्यु नहीं कर सकते, ये बता रहा है 101। अब 102 कह रहा है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। तो ये कह रहा है कब तक तुम्हारी शरीर की अपने सेल्फ डिफेंस की कब से शुरू होगा, कब तक बना रहेगा सेल्फ डिफेंस। तो ये कह रहा है सेल्फ डिफेंस का जो राइट है, प्राइवेट प्रतिरक्षा है, कब तक आप अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकते हैं। तो कह रहा है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण आरंभ हो जाता है जब अपराध करने का प्रयत्न, धमकी या शरीर को संकट या युक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया न गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। तो कब तक बना रहता है, जब तक आपको लगता है कि हमें घोरोपति वगैरह का आशंका पैदा हो रही है, और जब तक क्या आपको सुरक्षा महसूस न होने लगे, तब तक क्या है आपका राइट बना रहता है। जब तक संकट रहता है तब तक क्या है, संकट की आशंका बनी रहती है, तब तक क्या आपको सेल्फ डिफेंस का राइट है। अब शरीर की बता दी। अब 103 से बताएगा संपत्ति की, और किसकी, अपनी या किसी दूसरे व्यक्ति की भी, शरीर की हो या संपत्ति की हो, अपने और दूसरे के शरीर की या अपने या दूसरे की संपत्ति की हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकते हैं। तो 101 बता रहा है कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। तो ये कह रहा है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बंधों के अधीन दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य उपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है, यदि वह अपराध जिसके लिए किए जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर होता है ऐथमिक पश्चात प्रगत भांतियों में से किसी भी भांति का हो सकता है। तो ये कह रहा है कब आप अपनी और किसी और की संपत्ति की रक्षा करने के लिए, प्राइवेट प्रतिरक्षा करने के लिए अपने अधिकार का यूज कर सकते हो। तो ये आगे दे रखे पॉइंट कब कर सकते हो, अगर कोई लूट करता है, अगर रात आवेदन है तो आपको प्राइवेट डिफेंस की राइट है। फिर है अग्नि या अग्नि द्वारा रिष्टि, जो किसी से निर्माण तंबू या जलयान को की गई हो, या जो मानव आवास के रूप में या शरीर की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया गया हो। फिर चौथा बता रहा है चोरी, रिष्टि, गृह अत्याचार की परिस्थितियां हो, तब क्या कर सकते हैं आप प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हो, जिनके युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोरोपति होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं, ये बता दिया। अब आ जाते 104 कह रहा है ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई उपहानि कारित करने तक का कब होता है। तो ये कह रहा है कब आप एक मिनट। तो ये कह रहा है कि कब आप क्या कर सकते हैं, अपने जो आपकी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसकी प्रतिरक्षा करने के लिए मृत्यु से भिन्न कोई उपहानि कारित कर सकते हैं। तो ये बता रहा है हमारा सेकंड। तो कह रहा है ये कह रहा है यदि
यदि वह अपराध जिसके किए जाने या जिसके किए जाने के प्रयत्न में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है। तो ये क्या कह रहा है, कब कर सकते हैं, मृत्यु से भिन्न कोई उपाय नहीं। कब कर सकते हैं आप संपत्ति की रक्षा के लिए, तो कह रहा है यदि वह अपराध जिसके किए जाने से या जिसके किए जाने का प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है। तो चोरी कोई कर रहा हो, चोरी, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार जो पूर्वगामी अंतिम धारा में वर्णित है, किसी भांति की न हो, तो उस अधिकार का विस्तार स्वेच्छा मृत कार्य करने तक का नहीं होता, किंतु इसका विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बंधों के अधीन दोषकर्ताओं को मृत्यु से भिन्न कोई उपाय नहीं स्वेच्छा कार्य करने तक का होता है। तो ये बता दिए कब आप अपने मृत्यु से भिन्न कोई उपहानि करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी या किसी और की प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकते हैं प्रॉपर्टी की। अब आगे 105 कह रहा है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। तो ये कह रहा है कब आपकी संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार राइट शुरू हो जाएगा और कब खत्म होगा। तो कह रहा है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ हो जाता है जब संपत्ति को संकट की युक्त आशंका प्रारंभ हो जाती है। कब से शुरू होगा, जब से आपको लग रहा है कि अब प्रॉपर्टी क्या खतरे में है। अगर संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार चोरी के विरुद्ध अपराधी की संपत्ति पहुंच से बाहर हो जाने अथवा या तो लोक प्राधिकारी की सहायता अभिप्राप्त कर लेने तक, प्रदत्त हो जाने तक बना रहता है। तो कब तक, यही कह रहा है जब से प्रॉपर्टी आपकी संकट है, जैसे कोई संपत्ति है, संपत्ति के संकट की युक्त आशंका हो, वहां से प्रारंभ होगा। और जब तक आप किसी की पुलिस की हेल्प ले लेंगे या फिर आपको लगेगा कि अब हम सेफ है हमारी प्रॉपर्टी, तब आपका राइट खत्म हो जाएगा। तो ये कह रहा है, तो क्या है ये सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है जब तक बना रहता है जब तक आप लोक प्राधिकारी की सहायता अभिप्राप्त न कर लें। फिर आगे तो ये सीधा सीधा ये कह रहा है कब तक बना रहेगा, जब से आप प्रॉपर्टी को लग रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी को संकट उत्पन्न हो गया है, आशंका है आपको, और जब से शुरू होगा और जब तक आपको लगे कि अब प्रॉपर्टी सेफ है, मतलब अब किसी लोक अधिकारी की हेल्प ले ली है या कोई या लग रहा है आपको कि अब प्रॉपर्टी अब सेफ जगह पे आ गई है, तो फिर आपका राइट वहाँ खत्म हो जाता है। तो ये आगे बताता है संपत्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक कि अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपाधि, सदोष अवरोध कारित करता रहता है या कारित करने का प्रयत्न करता है, अथवा तब तक तत्काल मृत्यु या तत्काल उपाधि, तत्काल व्यक्तिगत अवरोध का भय बना रहता है। तो जब तक भय बना रहेगा लूट का, लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक आपको लग रहा है कि लूट में क्या है, मृत्यु या घोरोपत्य या संदोष अवरोध कर सकते हैं, तो आपका क्या है वहाँ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं आप। आगे बता दिया संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अपराधी, अत्याचार या रिश्ती के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अत्याचार को रिश्ती करता रहता है। तो रिश्ती अगर लग रहा है रिश्ती कर रहा है तो तब तक बना रहेगा जब तक आपको लग रहा है कि अब हमारी प्रॉपर्टी के लिए रिश्ती कर देगा, तब आपका राइट शुरू हो जाएगा। और जब तक आप लोग अधिकारी की सहायता ले लेते हैं या प्रॉपर्टी से सही जगह पहुंचा देते हैं, तब आपका राइट तब तक बना रहेगा। अब ये बता रहा आगे गृह वेदन की कंडीशन में कब तक बना रहेगा। तो कह रहा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रात गृह वेदन के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक ऐसे गृह वेदन से प्रारंभ हुआ गृह अत्याचार होता है, तब तक बना रहता है। अब आ जाते हैं हम 106। तो 106 बता रहा है घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति की उपहानि होने का जोखिम हो। तो ये कह रहा है कि घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा, मतलब कोई हमला है उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा यूज करनी है, पर किसके लिए करनी है, कोई निर्दोष व्यक्ति को उपहानि होने की जोखिम है। तो कह रहा है घातक हमले, अगर कोई घातक हमला होने वाला है और हमें लग रहा है हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज करना है, मतलब उसका राइट है और हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा करनी होगी, पर उससे क्या होगा, निर्दोष को उपहानि हो सकती है, तो हम क्या करेंगे। तो ये कह रहा है जिस हमले में मृत्यु की आशंका युक्त रूप से कारित होती है, जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षा ऐसी स्थिति में है कि निर्दोष व्यक्ति को उपहानि का जोखिम है, जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्य साधन रूप से न कर सकता, तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार और जोखिम उठाने तक का है। तो फिर क्या कर सकता है, तब भी वो अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज कर सकता है। जैसे ये कह रहा है कोई एक व्यक्ति है, उसे भीड़ मारने के लिए उसे दौड़ते हुए आ रही है,
कोई, ठीक है, उसमें बच्चे भी हैं भीड़ में, और उसे लग रहा है कि ये क्या करेंगे, घातक हमला करेंगे और मार डालेंगे, और वो बचने के लिए उन पर गोली चलाता है, पर उसमें बच्चे भी हैं, तो फिर उसमें क्या होता है, गोली बच्चों पर भी लग जाती है, ठीक है, तो बच्चों पे भी लग जाती है, गोली लगने का डर है, तब भी वो क्या कर सकता है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का उसे राइट है, और प्राइवेट प्रतिरक्षा में उस अधिकार का विस्तार व जोखिम उठाने तक का हो जाता है, ठीक है। ये कह रहा है हमारा 106, तो वो क्या कर सकता है, प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता है, सेल्फ डिफेंस का यूज कर सकता है, सॉरी। तो ये बता दिया हमने प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में। आगे का चैप्टर है दुष्पीड़न के विषय के बारे में, तो ही हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।